हेलो फ्रेंड्स, आप लोग में से बहुत लोग यू कीप आस्किंग मी अबाउट सी सैट प्रिपरेशन एंड यूपीएससी जीएस पेपर 2 जिसको बोलते हैं, उसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, व्हाट शुड यू बी योर प्लान ऑफ प्रिपरेशन, हाउ शुड यू वर्क ऑन इट, एक्सेट्रा. तो दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी जिसमें आप सी सैट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो इन टर्म्स of making sure that you do not just scrape the bottom. मतलब 33% is the required percentage in CSAT and 33% लाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए. एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि स्कूल का 33% 35% जो पासिंग मार्क्स होता था और CSAT का 33% बहुत डिफरेंस है बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. पहला रीज़न ये है कि नेगेटिव मार्किंग होता है. सो अगर आप जैसे स्कूल के एग्ज़ाम में 35% लाने में और यूपीएससी का बेसिक आर्गूमेंट तो ये था. दिस वाज द बेसिक आर्गूमेंट ऑफ यूपीएससी व्हेन दे रिलीज्ड द सीसैट स्ट्रक्चर कि 33% तो लेके आओगे ना. 33% नहीं लाओगे तो मतलब हु विल सिंपथाइज विथ यू कि मैं 33% भी नहीं ला सकता हूँ और मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ. नोबडी इज गोइंग टू सिंपथाइज. सो व्हेन देयर इज दिस टसल बिटवीन यूपीएससी एंड एस्पिरेंट्स, UPSC very cleverly created this 33% benchmark. So what 33% does, I mean, why is 33% difficult? First of all, you need to understand it before you build a strategy for preparing for CSAT. तो 33% aptitude exam में इसलिए difficult because और इसका anecdotal evidence आप देख सकते हो. मतलब पैरेलल एग्जाम देखिए, कैट देख लीजिए, XLRA का एग्जाम देख लीजिए. उन एग्जाम्स में अगर आप 33% स्कोर कर लोगे, इफ़ यू स्कोर अराउंड 33% यू विल बी एट 95, 96, 97 परसेंटाइल. जिसका मतलब सिर्फ 3 to 5% लोग 33% स्कोर करते हैं उन एग्जाम में. तो एप्टीट्यूड टेस्ट में 33% स्कोर कराना बहुत मुश्किल किया जा सकता है. सिर्फ 5% लोग एक अच्छे क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट में 33% स्कोर करते हैं. एंड सी सैट थोड़ा कंपेरेटिव थोड़ा ईजियर स्कोरिंग दैन एग्जाम लाइक कैट और एक्सैट एक्सेट्रा. लेकिन तभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि 20% टेल हो जाएगा 33% स्कोर पे. मतलब इट विल बी समवेयर अराउंड 70, 75, 80, 85% टेल. That means only 15 to 20% people, in my estimate, would be clearing the CSAT. The data, if and when the UPSC releases it, can be looked at to see whether this matches. But मेरा gut feel is something like that. और इसके दो मेन रीजन हैं. पहला रीज़न ये है कि अगर आप इफ़ यू लुक एट an 80 क्वेश्चन पेपर in 120 minutes, right? 80 questions in 120 minutes. तो आपके पास enough time नहीं है to see all the 80 questions. So most people, when they finish the paper, they finish at 60 questions, 65 questions, 70 questions. So 80 questions में 33% is 26 questions, right? लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन देख पाते हैं या 65 क्वेश्चन देख पाते हैं, मान लीजिए आप 75 क्वेश्चन तक पहुँच गए लेकिन 10 क्वेश्चन आपको बीच में नहीं आते हैं, तो इफेक्टिवली सॉल्विंग द पेपर ओनली आउट ऑफ 65. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीधा 40% पे चला गया. और दूसरा फैक्टर है नेगेटिव मार्किंग का. नेगेटिव मार्किंग का फैक्टर क्या है कि अगर आपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व किया, एक मैथ्स के क्वेश्चन में कुछ एरर कर दिया सॉल्विंग में, एक रीजनिंग के क्वेश्चन में एरर कर दिया, तो आपको प्लस मार्क्स के बदले माइनस मार्क्स मिलेंगे. यूपीएससी का जो पैटर्न है 2.5 मार्क्स प्लस है फॉर एवरी क्वेश्चन एंड माइनस 0.83 मार्क्स है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. सो आप ज्यूम कर रहे हो कि ये क्वेश्चन मैंने राइट किया, मेरे को इसका मार्क मिलना चाहिए, लेकिन आप 2.5 प्लस के बदले माइनस 0.83 चले जाते हो, तो डिफरेंशियल जो है 3.33 मार्क्स का हो जाता है. तो 200 मार्क्स में से 66 लाना है आपको, और आप सोचते हैं कि मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा या 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा 80 में से, तो 100 मार्क्स का सॉल्व कर लूँगा मैं. तो हो क्या जाता है, बहुत थिनाइस पे प्ले कर रहे हो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इफ़ यू गो मतलब एवरी क्वेश्चन दैट गोज रॉन्ग, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट पे एवरी क्वेश्चन दैट गोज रॉन्ग will bring your score down by 3.33, right? So 100 से 66 is just 10 questions error. So just 10 questions go wrong, आपका 66 पे आप आ जाओगे एकदम. you are on the borderline straight at 40 attempts. So these are things that you need to understand about a aptitude exam before you start preparing for it. And I come to you from a perspective, from a background of having trained people for aptitude exam over 30 years. I passed out of IIM Bangalore in 1995. उसके बाद मैंने लोगों को
ट्रेन करना शुरू किया एप्टीट्यूड के लिए. My initial work was with CAT aspirants, but now I guide students for government exams and UPSC exams also. I've been guiding UPSC students since 2010 when I was at Vajiram for 5 years. वहाँ तो करीब 50-60 हज़ार स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया होगा for the CSAT exam. And essentially, I've dedicated myself in the last 25-30 years to preparing, to aptitude preparation cycle, and of course written books for it. मेरी UPSC की GS पेपर 2 की मैनुअल का भी मैं जो McGraw-Hill की तरफ से आती है, I'm also one of the main contributors in that book. So coming back to the CSAT and how should you prepare. So this is the background, right? So why it is difficult and why people miss out on aspects of preparation of CSAT, or why people miss out on clearing the CSAT because of the fact that they are not able to go through all the questions, and the second is because there's negative marking. तो आप 50-60% solve करोगे तो आपको essentially you are typically on the borderline. So the first challenge that we need to understand is that if you want to make sure that you are on proper footing in the CSAT, is you should be able to solve around 50 to 60 questions. 60 questions, 50 to 60 questions के बीच में आपका attempt होना चाहिए. So you have to attempt around 125 to 150 marks of paper, because then 50 questions. Normally क्या होता है aptitude exam में, specifically because some questions are so close to each other, especially in reading comprehension. Sometimes in maths also, there are traps in the question which you fall for. कि अगर आप 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन तो रॉन्ग इवन द टॉपर्स के होते हैं, राइट. आई वेरी रेयरली सीन स्टूडेंट जो 25 क्वेश्चन किए रीडिंग कॉम्पिटिशन में 25 का 25 से ही आया. इवन ऑन अ गुड डे इट वोंट हैपन. सो 2-3 आपका रॉन्ग हो ही जाएगा, और ऑन अ बैड डे 5-6 रॉन्ग हो जाएंगे उसमें से, बिकॉज यू विल मेक जजमेंट एरर्स. आपका अंडर प्रेशर आप कुछ अलग गलत कर दोगे एक्सेट्रा. So the ideal attempt strategy is around 50-55 questions with a budgeted 5 to 7 errors. अगर 50-55 questions with 5 to 7 errors आप करते हो तो करीब आप मतलब 50 क्वेश्चन विद 5-7 एरर्स मान लो, तो आप 125 मार्क का अटेम्प्ट कर रहे हो और 7 एरर हो गए तो 23-24 मार्क्स आपके कम होंगे, तो आप 100 स्कोर कर लेके आइएगा. इन विच जोन यू आर प्रीटी सेफ, बिकॉज अगर आप बजटेड 7 एरर्स 5 से 7 एरर्स पे सॉल्व किया पेपर को और आपका ख़राब दिन था उस दिन एंड यू मेड सम जजमेंट कॉल्स, आपके 12 एरर भी हो गए तो भी आप 80 के आसपास आओगे, 80s में रहोगे एंड you'll clear the exam, right? So this is the strategy. And now looking at the paper pattern, the paper structure, the paper of CSAT has 3 sections, not sections, it's not in sections but 3 question types. Comprehension, right? And CSAT or comprehension is very different from comprehension of GMAT or CAT, और बहुत difference है उसमें, लेकिन comprehension ही है. The main difference is that the articles or the passages that they pick up, they are those passages or articles are essentially pretty short, 150 word के passage होते हैं on an average. और दूसरा difference of course is the source of these articles is mostly from developmental economics and governmental backgrounds or administrative background के passages ज़्यादा होंगे. You will not find a CSAT passage जैसे CAT में या GMAT में आपको बहुत सारा इंडिया चाइना इकोनॉमिक कंपैरिजन का पैसेज मिल जाएगा एक्सेट्रा, तो उस तरह के थोड़ा कम मिलेगा. इसमें ज़्यादा डेवलपमेंटल और गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव वाले पैसेज मिलेंगे ज़्यादा. So you will find around 25 to 30 questions on comprehension. The major part of the paper is, and of course comprehension or preparation strategy, we'll bring out individual videos for it. Of course in comprehension, in short अगर मेरे को बताना है तो आपको first step is to improve your understanding. 150-200 वर्ड के पैसेज होते हैं, तो 150-200 वर्ड का एक पैराग्राफ का पैसेज होता है नॉर्मली, तो एक पैराग्राफ का कॉम्प्रिहेंशन आपको कंप्लीट होना चाहिए कि ऑथर बोलना क्या चाह रहा है. सो यू हैव टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, योर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट द ऑथर इज सेइंग. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. Second thing that you need to focus on and in your comprehension part
is then choosing between questions, between options for a question. So you need to fix, once you fix what the author is saying, you need to improve your fixing of what the question is asking. बहुत बार जो ट्रैप कॉम्प्रिहेंशन में होता है कि आप अगर क्वेश्चन को सही से समझते नहीं हो, यू डोंट फ्रीज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, तो आप गलत ऑप्शन इसलिए चूज कर लेते हो बिकॉज यू रियली डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग यू फॉर. आई मीन अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो मैं अक्सर देता हूँ. सपोज एक बहुत सिंपल पैसेज है अबाउट स्टोरी कि एक लड़का स्कूल से घर आता है, वो घंटी बजाता है और उसकी मदर घंटी खोलती है और वो उसको खाने पे बैठा देती है आफ्टर चेंजिंग हिज क्लोथ्स, एंड then he has aloo parathas for lunch, right? So and then we say there's a question on this passage which says who opened the door, right? So who opened the door question है, और ये बहुत crude example है but you'll get what I'm trying to say here. Who opened the door is the question, और आप उसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि he ate aloo parathas for lunch. तो he ate aloo parathas for lunch is a fact of the passage, definitely a fact of the passage, but is it something which is answering the question asked? The question is asking who opened the door, or why did he ring the doorbell? Where did he come back from? He ate aloo parathas is not the answer to those questions, right? So that's one of the things that you need to take care of. You freeze the question. That's the second step. And once you freeze the question, you preform an answer. There's a strategy of what is called इसकी इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, राइट? सो इफ़ यू रिमेंबर स्कूल का इन स्कूल कॉम्प्रिहेंशन आप क्या करते थे? आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते थे क्वेश्चंस को. सो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रीजिंग द आंसर टू अ क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब क्या आना चाहिए. बिकॉज वंस यू हैव अ फ्रोजन आंसर टू अ फ्रोजन क्वेश्चन, होगा क्या कि आप जब ऑप्शंस मिलाएंगे तो आपको उस अपने आंसर के पास वाला ऑप्शन खोजना है कि मेरा जो लॉजिक है कि मेरा लॉजिक इस सवाल का जवाब ये होना चाहिए, राइट? हु ओपन द डोर? हिज मदर ओपन द डोर. तो मैं जब खोज रहा हूँ तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है कि हिज मदर ओपन द डोर, या दो ऑप्शन है जो उसके आसपास है, राइट? सो यू देन स्टार्ट सेइंग कि ओके, एंड व्हेन वंस यू फ्रोजन एन आंसर, तो आप जब चारों ऑप्शन में जाते हो हर ऑप्शन को आप इवेल्युएट करिए. डोंट फॉल इन लव विद एन ऑप्शन. दैट्स वन ऑफ द ट्रैप्स. आपको एक ऑप्शन अच्छा लगने लगता है, आप उसी को मार्क कर देते हैं और उसके बाद आप सब चीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि आपका प्यार में होता है, राइट? सो डोंट डू दैट. सो व्हाट यू डू इज यू इवेल्युएट ईच ऑप्शन इंडिपेंडेंटली एंड क्रिटिकली एंड मार्क अ स्मॉल प्लस और अ माइनस ऑन ईच ऑप्शन. तो दो केस होंगे आपके, बिकॉज एग्जाम में देखा गया है कि कभी कभी दो ऑप्शन क्लोज होते हैं, कभी एक सिंपल आंसर, सिंपल स्ट्रेट आंसर मिल जाता है. अगर आप पास्ट CSAT के पेपर्स देखेंगे तो दोनों सिचुएशंस आपको दिखेंगे. सो व्हाट यू देन डू इज, उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको 1 प्लस है और बाकी 3 माइनस है, आपने ऑप्शन ए देखा, आपको माइनस दिखा कि नहीं ये तो आंसर नहीं हो सकता है, आप उसको एलिमिनेट कर दिया लॉजिकली. ऑप्शन बी देखा, उसको वो भी माइनस है आपका. ऑप्शन सी देखा, वो भी माइनस है. ऑप्शन डी सिर्फ प्लस है. तो फिर आप एक बार फिर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन डी को पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि अब ये मैच सही है और मैं कुछ ओवरलुक नहीं कर रहा हूँ, देन यू मार्क इट एंड यू विल नॉर्मली गेट द आंसर करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और दूसरा सिनेरियो जो होगा आपके साथ कि आपको 2 माइनस मिलेंगे, 2 प्लस मिलेंगे. ऑप्शन ए प्लस है, इट इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन इन सम वे इन योर थॉट्स. ऑप्शन बी भी प्लस है, इट्स आंसरिंग द क्वेश्चन इन सम वे इन योर एस्टिमेशन. ऑप्शन सी और डी इज नॉट answering the question, those are the minuses. So when you are between 2 options, तब आप क्या करें कि आप दोनों ऑप्शन को क्लोजली पढ़ें और then you evaluate the strength of the 2 options in the context of the question. So this is the attempt strategy. But this attempt strategy can only be applied if your ability to understand and comprehend the passage is strong. सो आपका कॉम्प्रिहेंशन प्रिपरेशन जो है 2 फेज में होता है. एक होता है कॉम्प्रिहेंशन, इम्प्रूविंग योर कॉम्प्रिहेंशन, और हर कॉम्प्रिहेंशन में एक आइडिया, हर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में एक आइडिया होता है. तो उस आइडिया को आप फॉर्मुलेट कर पाते हैं कि नहीं? आर यू एबल टू टेक आउट दैट आइडिया कंप्लीटली? कैन यू री राइट द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स? बिकॉज इफ़ यू हैव टेकन आउट द आइडिया वेल, तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं हमेशा. सो दीज आर सम क्रिटिकल एस्पेक्ट्स विच यू फर्स्ट क्रॉस एंड देन यू प्रैक्टिस दिस. And you should be done. I mean, 3 to 5 months, specifically if you're a UPSC aspirant,
आप रीडिंग तो बहुत कर रहे होगे, यू विल बी रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ सोर्सेज एक्सेट्रा. सो आई एम श्योर कि 3 to 5 months normally should be a decent time for you to prepare for comprehension. The second part that comes, the second dimension that comes in your CSAT preparation is maths. And this is something which I found, especially मैं अपने वाजीराम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा था between 2010 and 15 when I was teaching there. The second dimension, the maths is one thing which scares a lot of people, specifically because बहुत स्टूडेंट्स जो CSAT में आते हैं, UPSC में आते हैं, वो मैथ्स हेवी कंपटीशन से दूर भाग के आते हैं. और सडनली मतलब अक्सर ये होता था, सर 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स किया, उसके बाद सोचा कि मैथ्स से छुटकारा मिल गया ज़िंदगी में, और अब फिर यहाँ पे आए और यहाँ मैथ्स फिर से वापस आ गया. तो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें. देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी, देयर इज़ अ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी. और मेरा एक्सपीरियंस जो है CSAT में पढ़ाने का, मैं क्या देखता हूँ, CSAT देखिए जब CSAT आप पढ़ते हैं तो हर इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप जाते हैं, वो CSAT का मैथ्स पढ़ाता है. और अक्सर मैंने क्या देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स का स्कूल का मैथ्स हिला हुआ रहता है, स्कूल की बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं आपको. एंड बिकॉज ऑफ दैट जब आपको कोई CSAT का मैथ्स पढ़ाता है तो आप उसको मैच नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एंड दैट्स द डिफरेंस. एक CSAT का मैथ्स का क्लास जैसे मैंने अगर वाजीराम में लिया, मेरे इंजीनियर स्टूडेंट्स बहुत आराम से उसको कर लेते थे, लेकिन जो नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स थे, जो BA BCom BSc वाले स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने मैथ्स छोड़ा हुआ था, उनको बहुत बड़ा दिक्कत होता था उसी चीज़ को करने में, बिकॉज दोज थिंग्स वर नॉट नेचुरल, which was supposed to have been extracted from your school syllabus for you. So this is something that you need to make sure that you first sort out. और मैं अपने कोर्स के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा 2 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, नॉट 2 मिनट. हम लोग ने क्या किया है, एक स्केल प्रोग्राम बनाया CSAT के लिए, जहाँ पे हम लोग S फॉर स्कूल. तो पहला काम क्या किया मैंने कि आप कोई भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CSAT का तैयारी कर रहे हैं, तो CSAT की तैयारी करने के पहले आपको अपने स्कूल का मैथ्स को ठीक करना है, को सॉर्ट आउट करना है. स्कूल के मैथ्स से आपको क्या क्या इनपुट्स चाहिए जो आपको पता रहना चाहिए. मैथ्स पूरा ट्रिगर्स और रिएक्शंस में सॉल्व होता है. तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव सिंथेसाइज्ड 5th to 10th मैथ्स, NCERT मैथ्स, उसको सिंथेसाइज कर लिया एक बॉक्स में, जिसको हम लोग स्कूल बोलते हैं. और वी हैव गिवन यू नॉट जस्ट टीचिंग वीडियोस, बट ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड नॉट जस्ट टीचिंग वीडियोस, बट ऑल्सो क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग set of exercises along with those teaching videos. जैसे फॉर एग्जाम्पल, I'll give you a small example. जैसे अगर लीनियर इक्वेशन हो गया, तो 3 लीनियर इक्वेशन 3 अननोन के साथ जब आता है, तो उसको सॉल्विंग स्ट्रक्चर क्या है, सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या है. आई हैव ऑफन सीन दैट स्टूडेंट्स हु आर गुड एट मैथ्स, द इंजीनियर स्टूडेंट्स, दे नो इट बाय नेचर, दे नो व्हाट टू डू बाय डिफॉल्ट, उनके पास इंस्टिंक्ट होता है उसको करने का. लेकिन जो वीक स्टूडेंट होते हैं, जो मैथ्स में वीक होते हैं, उनको 2 इक्वेशन 2 अननोन दे दो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स दे दो, तो वो भी नहीं सॉल्व कर पाते. 3 तो दूर की बात हो गई. तो किसी क्वेश्चन में अगर CSAT है, किसी क्वेश्चन में 3 वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया, तो आप इक्वेशन तो लिख लोगे, लेकिन आपको सॉल्व करना ही नहीं आता है, तो आप आंसर पे कैसे पहुंचोगे. सो दिस इज व्हाट द स्कूल फेज ऑफ आवर स्केल प्रोग्राम फॉर CSAT sorts for you, right? And of course, it's the CSAT course that we have launched at the Arun Sharma Academy is a mix of quants. It's a mix of pre-recorded sessions plus live sessions. So our whole, I mean, we have designed it as a product which will transform your ability to think in aptitude. That's how we have designed the product. And there are two components of it. First, I mean, one component is the pre-recorded content, which is the canned content which we want every student to go through. And then on top of that, we have the live content, right? So the live content is almost like a normal coaching, where you have me or my team of teachers who will teach you that the entire syllabus or assisted syllabus beyond what is taught in the pre-recorded content in a live fashion. And of course, a lot of doubt clearing classes and review and revision classes. These are all scheduled in the program.
So you can have a look at that course if you are looking at CSAT 2025 or 26. You can have a look at the course and join it from here. और aptitude prepare करने का एक और फायदा है कि if you go to any non CSAT exam, if you go to any aptitude exam which is not built on CSAT, आप किसी भी एग्जाम में जाओ जो aptitude पे built है, हो किसी भी वन डे एग्जाम में जाओ, तो आप अगर CSAT के लिए aptitude build किए हो, and I tell my students that कि जब CSAT के लिए aptitude build कर रहे हो, तो build it such a way, don't build it for 33%, build it such a way that you can score 66-70% in all aptitude exams, so that all the exams like RBI and SBI and the banking exams and the SSC exams, ये सब खुल जाएंगे आपके लिए, right? So that's the second part to this. To quants. So quants में the syllabus, the preparation strategy has to be कि get the school in place. Second is improve your ability to understand and solve the individual chapters. तो मैथ्स में 40 क्वेश्चन जो आते हैं करीब 12-13 चैप्टर्स से आते हैं. विच आर द चैप्टर्स? द चैप्टर्स आर अरिथमेटिक का 8 चैप्टर्स हैं, एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस. 8 broad chapters of arithmetic, 2 chapters of numbers, number systems and progressions, 3 chapters of modern maths, permutation, combination, probability and set theory. So those are 13 chapters that you prepare for when you prepare for CSAT, right? So this is what you do, and I often tell people that the best strategy to prepare is that you prepare in multiple rounds. मतलब आप ये मत करिए कि एवरेज चैप्टर को आप एक बार पढ़ लें और एग्जाम में चले जा रहे हैं. आप एवरेज चैप्टर को 3 बार पढ़िए. पहली बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, सॉल्व करिए, पढ़िए, सॉल्व करिए, पढ़िए, सॉल्व करिए. Keep going back to your doubts, keep solving the questions again and again. That's a very effective strategy for this exam. Because होता क्या है, जब एक बार आप कुछ करना चाहते हैं, I often give this example. Suppose आप जंगल में अकेले जा रहे हैं, आपके पास एक बंदूक है और एक टाइगर आ जाता है कहीं से आपको खाना चाह रहा है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आपके पास बंदूक है, would you prefer one shot at the tiger? Although we should not kill tigers, of course. But मान लीजिए if it comes to that, it's a life-threatening situation. So what will you prefer? One shot at the tiger or 3 shots at the tiger? What makes it safer for you? Right? So same logic. What do you prefer? 1 go at a chapter like averages or 3 goes at the chapter like averages? Obviously, 3 goes is much superior because the pressure is off you. हर पहले बार एक बार पढ़ के सब कुछ समझ लेना, सब कुछ ठीक कर लेना, there's no sense in that. So this is the thing that you need to remember with respect to your quants preparation. 3 round prepare करिए, और of course I'll come with a detailed study plan etc. for the quants program for the basic numeracy. That is what UPSC calls it. और फिर थर्ड पार्ट हो जाता है रीजनिंग. रीजनिंग में CSAT का रीजनिंग जो है बड़ा एक्लेक्टिव है. उसमें पजल्स भी आएंगे, उसमें डायरेक्शन टेस्ट भी आ जाता है, उसमें क्यूब्स और डाइस भी आ जाता है, कुछ विजुअल रीजनिंग भी आ जाता है. तो थोड़ा एक्लेक्टिक है. उसमें करीब आप सिर्फ पजल्स के लिए प्रिपेयर कर नहीं जा सकते हैं. आपको इस CSAT का रीजनिंग अगर करना है तो आपको जो बैंकिंग वाला या SSC वाला रीजनिंग होता है, हर तरह का रीजनिंग क्वेश्चंस को आपको एक बार देख के जाना पड़ेगा. लेकिन रीजनिंग का प्रिपरेशन उतना डीप नहीं है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बिकॉज वो काफ़ी सिंपलर क्वेश्चंस होते हैं. नॉट वेरी टीडियस और टफ क्वेश्चंस दैट कम. सो टिपिकली एवरी टॉपिक, जैसे आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं मान लीजिए, या इनपुट आउटपुट पढ़ रहे हैं, या कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए उस चैप्टर के. थोड़े से आप वीडियोस देख लीजिए या थियरी देख लीजिए, थियरी पढ़ लीजिए कैसे किया जाता है, हाउ डू पीपल सॉल्व. आपको थियरी होता नहीं है रीजनिंग में, इट इज़ मोर कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो उस क्वेश्चन को आपको दिखाएगा कि ये देखो ये एक्सरसाइज मैंने उठाया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं कैसे सॉल्व करूँगा, कैसे सोचना चाहिए, कैसे मैं लॉजिकल डिडक्शंस यूज़ करूँगा, कैसे मैं पिक्चर्स बनाऊँगा इस क्वेश्चन के लिए. तो उसको आपको किसी अच्छे टीचर से अगर आप फॉलो करते हैं, हमारे कोर्स में भी ऑफकोर्स है, तो आपको वो सब समझ में आ जाएगा. यू विल गेट टू नो ऑल दैट, एंड यू कैन जस्ट प्रैक्टिस अराउंड 100 क्वेश्चंस, एंड 50 to 100 questions is more than enough for you to be in a position where you can solve at least 80% plus of the questions that will come in the CSAT. So that's what you have to remember. So I hope this video was enjoyable for you. Do let me know in the comments how you found it, and if you like this content, I'm more than glad to bring more CSAT specific content on my channels. Thank you so much. Bye bye.